The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। तालिबान और भारत की कभी नहीं बनी। भारत का विश्वास चुनाव और लोकतंत्र में है। तालिबान का विश्वास धार्मिक कट्टरता और निरंकुश शासन में है। इसलिए भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली ताकतों से हाथ मिलाया। दशकों दशक तक चले युद्ध से तबाह हुए देश के पुनर्निर्माण में अपनी ऊर्जा और पैसा लगाया ताकि तालिबान जैसे आतताई शक्तियां दोबारा सिर न उठा लें। लेकिन 2 दशक से ज्यादा लड़ने के बाद भी अमेरिका और नाटो के दूसरे देश तालिबान को जड़ से नहीं उखाड़ पाए। अब अमेरिका वापस जाना चाहता है और ये आशंका जोर पकड़ रही है कि अफगानिस्तान पर फिर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। ऐसे में भारत के हित प्रभावित होंगे और इसलिए भारत तालिबान से बातचीत में लग गया है। आज बड़ी खबर में हम इसी मुद्दे पर तफसील से बात करेंगे। कोरोना टीकाकरण के आंकड़ों में खेल की चर्चा भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि भगोड़ों से उगाही कहां तक पहुंची। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। में तेल की दामों में उछाल आई है, कच्चे तेल की दामों में उछाल आई है। हम अपने आवश्यकता की 80% बाहर से लाना पड़ता है। एक प्रमुख कारण है अब की पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने का। और दूसरा, मैंने स्वीकार भी किया था कि भाई टैक्स के माध्यम से भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कल्याणकारी योजनाओं के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, हम उसको कोई छुपाने की बात नहीं है। आखिर लोगों को तो ज्यादा हाथ में काम देना पड़ेगा ना। अभी बाकी बात आपने कांग्रेस की उछाला। अभी अर्थशास्त्रियों ने और एक विषय भी लाया है। कांग्रेस 2014 के पहले हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया छोड़ के गया तेल बॉन्ड को लेके, जिसके कारण उसकी इंटरेस्ट और उसकी प्रिंसिपल दोनों की काम हमको अभी चुकता करना पड़ रहा है। वो भी एक प्रमुख कारण है तेल दाम बढ़ने में। तो सुन लिया आपने, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि तेल क्यों महंगा है, क्योंकि सरकार को विकास करना है। उन्होंने बस ये नहीं बताया कि उनसे पहले की सरकारें तेल पर टैक्स से हासिल पैसों का क्या करती थीं, क्योंकि तब प्रधान की पार्टी तेल पर टैक्स कम करवाना चाहती थी। खैर छोड़िए, मंत्री जी पार्टी लाइन से बाहर आकर तो बात करने से रहे, लेकिन उन्होंने जो खेल ऑयल बॉन्ड के जिक्र में किया उसे समझने की जरूरत है। यह तथ्य है कि यूपीए सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, लेकिन क्या वाकई इसी वजह से तेल के दाम बढ़े हैं? विशेषज्ञों से सुन लीजिए। मुझे आश्चर्य होता जब सरकार के मंत्री और वरिष्ठ लोग लोगों की बजटीय वित्तीय जानकारी का में कमी का लाभ उठाकर इस तरीके के वक्तव्य बयान देते हैं जो आर्थिक रूप से और बजटीय तौर पर प्रामाणिक हो नहीं सकते। हम एक पलटकर सवाल पूछते हैं, आज से 15 साल बाद जो सरकार होगी वो क्या ये कहेगी कि हम मोदी सरकार ने या एनडीए सरकार ने बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए जो बॉन्ड दिए थे उनका ब्याज आज तक चुका रहे हैं? वहां की सरकार पलट के कहेगी कि आज जो आपने बॉन्ड जारी किए हैं उनका हम ब्याज बाद तक चुका रहे हैं? ऑयल बॉन्ड की पूरी प्रोसेस को समझने के साथ हमें समझना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को तय करने की अभी क्या प्रक्रिया और इससे पहले की क्या प्रक्रिया थी। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है या जानकारी ही नहीं शायद है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इससे पहले कैसे तय होती थी। वो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन उस प्रक्रिया के तहत तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें सस्ती रखती थी, सरकारें टैक्स नहीं बढ़ाती थी, उस नुकसान को सब्सिडी कहा जाता था। वो सब्सिडी केंद्र सरकार तेल कंपनियों को वापस करती थी, समय समय पर दी जाती थी। इसके लिए पहले ऑयल पूल अकाउंट की व्यवस्था होती थी, बाद में वो कंपनियों के खाते में ट्रांसफर की जाती थी सब्सिडी। आप कहेंगे कि ये तो अनोखा काम था, नहीं, आज भी वही हो रहा है। फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार ठीक उसी तरह से सब्सिडी देती है। या सरकारें जब बैंकों से लोन माफ कराती हैं तो उसके बदले उनको पैसा देती हैं। तेल कंपनियों को वो पैसा दिया जाता था, जो पैसा एक समय में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और वो पैसा बकाया हो गया बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार पर, तो सरकारें
चाहे वो पिछली सरकार हो या आज की सरकार हो, वित्तीय गफलत के मामले में या आंकड़ों की जगलिंग में एक जैसी होती है। पिछली सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम दिखाने के लिए ऑयल बॉन्ड जारी किए। वो बॉन्ड वो बकायेदारी का हिस्सा थे जो तेल कंपनियों का सरकार के ऊपर बकाया थी। इसमें और दिलचस्प चीजें बताऊंगा जो समझना जरूरी पहले, लेकिन इस प्रक्रिया को समझ ले। ठीक इसी तरह फर्टिलाइजर बॉन्ड जारी हुए थे। वो बॉन्ड जारी करने का मतलब था कि केंद्र सरकार ने अपनी बकायेदारी एक बॉन्ड के जरिए बैंकों के सर पर डाल दी थी। बैंक भी सरकार के ही हैं। बैंकों से उस बकायेदारी के बदले पैसा तेल कंपनियों को मिल गया था। बकायेदारी पर जो ब्याज था उसका भुगतान केंद्र सरकार कर रही थी, जो इस बार के बजट में करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास के बजट के भुगतान की व्यवस्था है। और ये बॉन्ड लंबे समय तक दिए जाते हैं। ऐसे ही बॉन्ड पहले भी जारी किए गए थे। और जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि अभी बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो सरकार ने अभी बॉन्ड जारी किए हैं, वो भी इसका हिस्सा है, जिसका कि 25,000 करोड़ रुपए के आसपास ब्याज सरकारें पे कर रही हैं, भारत सरकार पे कर रही है। इसका आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है जो सरकार का बजट बताता है बैंकों के बॉन्ड्स का, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड का 25,239 करोड़ रुपए का ब्याज पिछले साल बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड पर सरकार ने दिया है। तो ये व्यवस्था 2014 के बाद खत्म हो गई। 2014 के बाद ये कहा गया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को हमने बाजार मूल्यों के हवाले कर दिया। हमने पहले भी कहा था कि ये सबसे बड़ा पाखंड है। बाजार मूल्यों के हवाले कीमतें कभी नहीं हुई, चुनाव मूल्यों के हवाले हुई। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटी, तब भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ। जब बढ़ी तो कीमतें बढ़ती चली गई। यानी कि चुनाव की सुविधा के हिसाब से कीमतें घटाई, अब कीमतों में को नियंत्रित किया गया। लेकिन इसके बाद तेल कंपनियों को सब्सिडी देने की प्रक्रिया बंद हो गई या खत्म हो गई। तेल कंपनियों को सब्सिडी नहीं दी जाती थी। तेल कंपनियां जो कॉस्ट होती थी उस पर अपनी वसूली करती थी। ये वो बॉन्ड हैं जिन बॉन्ड्स का भुगतान सरकार कर रही है। अब इसमें कई सारे और भी विकल्प या चर्चाएं उपलब्ध हैं इसमें कि जिन्हें हम और दूसरे आयामों से भी समझ सकते हैं। सिद्धांत, एक चीज समझना जरूरी है कि क्या बॉन्ड पहली बार जारी हो रहे हैं? नहीं। अभी केंद्र सरकार ने बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए बॉन्ड जारी किए हैं। केंद्र सरकार नहीं, भारत सरकार भी, अभी की सरकार भी राजकोषीय घाटे को छिपाने के लिए स्मॉल सेविंग फंड से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पैसा देती है। तो एक बड़ी व्यवस्था पिछले 10-12 सालों से या 20 सालों से माने तो भारतीय बजटों में चलती रही है। उस व्यवस्था में यह है कि जब केंद्र सरकार के ऊपर अचानक बड़ी देनदारी आती है तो उसे वो बैंकों के सर पर मढ़ देती है और गारंटी के तौर पर बॉन्ड जारी कर देती है। ये वो बॉन्ड है। ये बॉन्ड इस परिस्थिति में जारी किए गए थे। उनका आज की तेल की कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक निवेदन है, बहाना वो बनाना चाहिए जो आसानी से पकड़ में ना आए, वरना नहीं बनाना चाहिए। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए हैं 50,848, ठीक हुए मरीज 68,817 और मौतें 1,358। इन सबको मिलाकर देश में कुल मामले 3,28,709, ठीक हुए मरीज 2,89,94,855 और मौतें 3,90,660। अब बात टीकाकरण की। हमने 21 जून माने कल वाले बुलेटिन में मध्य प्रदेश द्वारा बनाए 17 लाख खुराकों के रिकॉर्ड की पोल पट्टी खोली थी। आपको यह बताया था कि किस तरह रिकॉर्ड बनाने से ठीक पहले वाले हफ्ते में मध्य प्रदेश ने टीकाकरण को धीमा कर दिया था। डेटा बता रहा था कि धीमे टीकाकरण के चलते तकरीबन 12 लाख खुराकें कम लगी और फिर सीधे करीब 17 लाख खुराकें लगाकर रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। इससे जुड़े सवालों पर हमने आपको मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सुनाया था। अब सारंग के बयान से आगे की कहानी बताते हैं। पहले दर्शक सुन लें कि सारंग ने अपनी सरकार के बचाव में कहा क्या था। उसका खंडन इसी बात से होता है, ये रिकॉर्ड कह रहा है कि 21 जून को हमारे पास 23 लाख वैक्सीन, हमारा टारगेट तो 10 ही लाख का था। फिर हम पीछे के दिनों से वैक्सीन क्यों बचाएंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास जो जानकारी है उसमें कमी है। मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, हमने 21 जून को जो हमें जरूरत थी उतना वैक्सीन, उससे ज्यादा वैक्सीन केंद्र सरकार ने हमें उपलब्ध कराया था। पीछे दिनों के वैक्सीन इकट्ठा करने की हमें कहीं कोई जरूरत नहीं थी। सर, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग का ही आंकड़ा है, आप ये हेल्थ बुलेटिन की जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो उसको जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि 16 जून के बाद से गिरावट आती गई
और इसीलिए ये सवाल उठता है। ये देखिए, 4 दिन मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप केवल 16 जून के आंकड़े मत देखिए। आप जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, जब से आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से सेशन हम आयोजित करते हैं। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्तर पर वैक्सीन के सेशन होते हैं। वैक्सीन के सेशन रोज एक जैसे नहीं होते। ये वैक्सीन की उपलब्धता और किस स्थान पर हमें कब लगाना है, इसका एक पूरा का पूरा कैलेंडर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वैक्सीन की जो उपलब्धता है उसमें अपेक्षाकृत कमी रहती है, और उस दिन हमारे सेशन कम होते हैं। पर 21 तारीख को, क्योंकि माननीय मोदी जी को इस बात का धन्यवाद, 21 तारीख से उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की जो योजना शुरू की थी, उसमें हमने ये निश्चित किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया कि हम एक बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे, और इसीलिए अभियान आयोजित हुआ। और उसके एवज में केंद्र सरकार की ओर से हमें 23 लाख वैक्सीन उपलब्ध हुई, और इस महीने हमें लगभग 50 लाख वैक्सीन होने वाले टोटल मिलाकर। तो कहीं कोई कमी नहीं है। ये तो कांग्रेस शासित राज्य अफवाह फैलाते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन कम मिल रही है। सारंग बार बार जोर देकर कह रहे थे कि उन्हें टीका बचाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 21 जून को मध्य प्रदेश के पास 23 लाख खुराकें थी। चलिए मान लेते हैं यही सच है। 23 लाख में से 16,91,967 खुराकें 21 को लगा दी गई, बच गई 6,08,033 खुराकें। लेकिन कोविन वेबसाइट के मुताबिक 22 जून को मध्य प्रदेश ने सिर्फ 4,842 खुराकें लगाई। अगर 20 जून को 692 खुराकों के शर्मनाक प्रदर्शन को एक तरफ रखकर देखें तो रिकॉर्ड बनाने के ठीक एक दिन बाद मध्य प्रदेश एक महीने के अपने सबसे खराब प्रदर्शन पर पहुंच गया। इससे पहले 26 मई को सूबे में 2023 खुराकें लगाई गई थी, और यही सारंग का वैक्सीन की उपलब्धता वाला तर्क ध्वस्त होता है। बीते एक महीने के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश ने बिना चिल्लपौ मचाए कई दिन 3 से 4 लाख खुराकें लगाई। 14 जून को तो 4,90,000 से ज्यादा खुराकें भी लगाई गई। फिर 22 जून को तो रविवार भी नहीं था। क्या मध्य प्रदेश शासन ने रिकॉर्ड बनाने की थकान के चलते अगले दिन आधे दिन की छुट्टी ले ली थी? मान लिया कि 21 जून जैसा रिकॉर्ड रोज बनाना न संभव है और न ही आवश्यक, लेकिन रिकॉर्ड टीकाकरण के बाद औसत से भी कम खुराकें लगाना यही बताता है कि यहाँ बात प्रोत्साहन से ज्यादा पीआर की थी। ये सारे सवाल उठे तो मध्य प्रदेश सरकार 22 जून को ही एक और तर्क लेकर आई। सुनिए। काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है। अपना लक्ष्य ये है कि कोविड की तीसरी लहर आने के पहले हम अपनी अधिकांश जनता को पूरी तरह वैक्सीन लगा के, जो पात्र जनता है, वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी सुरक्षित है। इस जिंदगी को सुरक्षित रखने का अभियान है और जिंदगी का ही टीका है। तो हमारे यहाँ लगातार वैक्सीनेशन के जो दिन है, जो कि मंगलवार को छोड़ते बाकी टीकों को, बाकी टीका लगते हैं मंगलवार को बच्चों की और बाकी टीका, तो बाकी दिनों में हम जो वैक्सीनेशन का अभियान है पूरी ताकत से हम चलाएंगे। और आज शाम को मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज की फिर बैठक बुलाई है, जिले की 7 बजे। पंचायतों की नीचे थी, उनकी जनता को जोड़ने से चमत्कार संभव है, काम संभव है। तो सबको जोड़ रहे हैं इस काम में, लोग सब लोगों को जोड़ रहे हैं। तब विस्तार से हम इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और जैसा हम मंत्रीगण जब बैठे थे और विचार विमर्श किया था, सिल्वर में मंथन किया था, तब 1, 2, 3 जुलाई को अपने अभियान चलाने का फैसला किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा में फिर 21 तारीख योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही करें, वो तय हुआ था। तो युद्ध स्तर पर हम लोगों ने 3 दिन में ये काम पूरा किया। तो उसकी फिर से अभियान चलेगा और कौन से समय, निश्चित समय सीमा में हम लोग ये वैक्सीन लगा के जनता को पूरी तरह से सुरक्षित कर दें। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मंगलवार का दिन मध्य प्रदेश में अन्य टीकाकरण कार्यक्रमों के नाम रहता है, जैसे बच्चों के टीके। हमने कोविन वेबसाइट पर जाकर देखा तो वाकई मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना की कम खुराकें लगती हैं, लेकिन कितनी कम ये आप जून महीने के पहले 3 मंगलवारों के आंकड़ों में देख सकते हैं। 1 जून 2021 15,062, 8 जून 2021 57,590, 15 जून 2021 39,874 खुराकें। माने जून के पहले 3 मंगलवारों के दिन औसतन 37,508 कोरोना टीके लगे। माने 22 जून से 7.5 गुना से भी ज्यादा। कोरोना संक्रमण एक असाधारण चुनौती है। तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और एक दिन कीमती है।
ऐसे में मंगलवार वाले तर्क को कितना वजन दिया जा सकता है, इसका फैसला दर्शक करें। हम अपनी ओर से बस इतना कहेंगे कि आंकड़ों की बाजीगरी करने में सरकारें भूल जाती हैं कि थोड़ा बहुत गणित जनता को भी आता है, वो गणित भी समझती है और गणित से हुआ खेल भी। कई लोगों को इस तरह के सवाल गैर जरूरी लगते हैं, खास उनके लिए हम एक और डेटा देना चाहते हैं। खिंचाई का नतीजा ये निकला कि अगले दिन मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई और 23 जून को फिर बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि वो टीकाकरण के लिए अतिरिक्त प्रयास आने वाले दिनों में जारी रखेगी। इस बुलेटिन की तैयारी तक कोविन वेबसाइट के मुताबिक मध्य प्रदेश ने 8,99,000 से भी ज्यादा खुराकें लगा दी थी। इसलिए हम कहते हैं कि सवाल जरूरी हैं, वो सरकारों को चुस्त रखते हैं और लोकतंत्र को तंदुरुस्त। टीकाकरण का लक्ष्य है कोरोना महामारी को हरा देना, लेकिन वायरस बार बार अपना रूप बदल रहा है। भारत में वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण की दूसरी लहर आई थी। इस वेरिएंट का एक करीबी रिश्तेदार है डेल्टा प्लस वेरिएंट। 22 जून को भारत सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया था, माने वायरस की एक ऐसी किस्म जिसे लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी दिन सरकार ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को हिदायत दी है कि इस वेरिएंट से प्रभावित इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। वायरस लंबे समय तक आबादी में रहता है तो उसके म्यूटेट होने माने नए वेरिएंट के सामने आने की आशंका बढ़ जाती है। इसे रोकने का एक तरीका है टीकाकरण, ताकि बीमारी का प्रसार ही इतना कम हो जाए कि म्यूटेशन की संभावना कम रह जाए। इसलिए दुनिया भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को करीब से देख रही है और इस मोर्चे पर भारत ने लगातार तीसरे दिन गंभीर दिखने की कोशिश की है। बीते एक महीने में भारत औसतन 30 से 35 लाख खुराकें लगा रहा था। 21 जून को 90 लाख से ज्यादा खुराकें लगाई गई। 22 जून को 54 लाख से कुछ ज्यादा खुराकें। 23 जून को बुलेटिन लिखे जाने तक 56,63,000 से ज्यादा खुराकें लगा दी गई थी। इसका मतलब टीकाकरण की औसत रफ्तार बढ़ी तो है। अब सभी उम्मीद लगाए हुए हैं कि टीकाकरण का यह बढ़ा हुआ मोमेंटम बरकरार रखा जाए। दूसरी सुर्खी का संबंध भी परोक्ष रूप से कोरोना संक्रमण से ही है। अपने खिलाफ हुई एफआईआर से राहत पाने रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमण की आपदा में अवसर तलाशते हुए रामदेव ने कभी दवा खोजने का दावा कर दिया तो कभी ऐसे बयान दिए जिन्हें एलोपैथी इलाज के वैज्ञानिक तरीके और संक्रमण से लड़ते हुए अपनी जान देने वाले डॉक्टर्स का अपमान माना गया। जब रामदेव को केंद्र की तरफ से इशारा हुआ कि ये सब नहीं चल सकता, तब बाबा शीर्षासन करते हुए टीकाकरण के पक्ष में बयान देने लगे। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने वादे के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की। रामदेव के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर लिखवा दी गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईएमए की शिकायत पर हुई एफआईआर में रामदेव पर कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाओं के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत धाराएं लगा दी गई हैं। ऐसी ही एक एफआईआर पटना में भी है। अब रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि इन एफआईआर्स के मामलों में कार्रवाई स्टे किया जाए और मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को अब फैसला करना है कि ऐसा हो या नहीं। रही बात इसकी कि रामदेव ऐसा चाहते क्यों हैं, तो इसका हिसाब दर्शकगण स्वयं लगा सकते हैं। तीसरी सुर्खी बनाई है प्रवर्तन निदेशालय माने ईडी ने। वाक्य में ईडी का जिक्र आता है तो आंखें अपने आप विपक्ष को ढूंढने लगती हैं, लेकिन आज का मामला वैसा नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज जानकारी दी कि 3 भगोड़ों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से 18,170 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इन 3 भगोड़ों ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को 22,585 करोड़ 83 लाख रुपए का चूना लगाया है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने धोखाधड़ी से पैसा हासिल किया तो विजय माल्या ने कर्ज लेकर लौटाने से मना कर दिया। 22,500 करोड़ की रकम में बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों से लिया गया था। माने असली चूना भारत सरकार और उसके मार्फत भारत की जनता को लगा है। अब जनता ईडी को दी गई जानकारी में कुछ राहत खोज सकती है। एजेंसी ने जो 18,170 करोड़ की जब्ती बनाई है वो बैंकों को हुए नुकसान के 80% के बराबर है। इनमें से 9,371 करोड़ माने तकरीबन आधी संपत्तियां बैंकों और केंद्र सरकार के सुपुर्द भी कर दी गई हैं। एजेंसी जब्त किए शेयर बेचकर तकरीबन 800 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। इन भगोड़ों से जब्त तकरीबन आधी संपत्ति विदेशी है तो उनके निस्तारण और बैंकों के घाटे की भरपाई की राह अभी कुछ लंबी है। फिर तकरीबन 4,500 करोड़ और उगाहे जाने हैं और इस पूरी कवायद को तब वाकई सफल माना जाएगा जब तीनों को भारतीय कानून के तहत सजा होगी। हम कुछ मशहूर नामों की चर्चा में भूल जाते हैं कि भारत माल्या, मोदी, संदेसरा की पंक्ति में कई और लोगों ने भी भोग लगाया था जो आज चंपत हैं या फिर देश में रहकर ही बैंकों का कर्ज चुकाने से मना कर रहे हैं। ये बड़ी चालाकी से सरकारी बैंकों को निशाना बनाते हैं, फिर एक दिन मुहूर्त निकाल कर दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तब तक ये अरबों के वारे न्यारे कर चुके होते हैं।
क्या मोदी सरकार इन चलन को रोक पाएगी? जवाब उतनी ही जल्दी मिलेगा जितनी जल्दी माल्या और नीरव मोदी जैसे भगौड़े वापस भारत लाए जाएंगे। इसी से जुड़ा एक और अपडेट है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने नीरव मोदी द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ लगाई गई लिखित याचिका को खारिज कर दिया है। आखिरी सुर्खी आंध्र प्रदेश से है। सूबे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। आंध्र प्रदेश का कहना है कि 10वीं में अंकों की जगह ग्रेड दिए जाते हैं और स्कूलों द्वारा मूल्यांकन की निगरानी संभव नहीं है, तो सटीक नतीजे घोषित नहीं हो पाएंगे। आंध्र की जगन सरकार शायद अब भी ये नहीं समझ रही है कि रिजल्ट और जिंदगी में किसे चुनना है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। तालिबानी सजा, तालिबानी फरमान, तालिबानी आदेश। तालिबान के कामों ने उसे संज्ञा से विशेषण बना दिया, ऐसा लेबल जिसके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। तालिबान शब्द के साथ एक छवि नत्थी हो गई है, ऐसा कुछ जो अमानवीय हो, निरंकुश हो, आधुनिकता और न्याय का दुश्मन हो। किसी को सजा के तौर पर पत्थर मारना, कोई मलाला स्कूल की ओर बढ़े तो उसे गोली मार देना या किसी दूसरे पंथ के लोगों को बम से उड़ा देना। तालिबान के नाम पर हम ऐसा ही सुनते देखते आए हैं, लेकिन आज हम तालिबान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार के तालिबान से बात करने की खबरें आई हैं। प्रेस रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत के अधिकारी चुपचाप अफगानिस्तान के तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। तालिबान से भारत बातचीत क्यों कर रहा है? अफगानिस्तान में अब क्या पक रहा है? तालिबान के सत्ता में आने की आशंका से भारत की क्या चिंताएं हैं? डिप्लोमेसी की ये सात बातें आज आसान भाषा में एक्सपर्ट से समझेंगे। भारत सरकार और तालिबान एक वाक्य में आते हैं तो प्लेन हाईजैक की एक पुरानी कहानी याद आती है। 24 दिसंबर 1999 की बात है। नेपाल के काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही जानकारी मिली कि आतंकियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया, जिसके बाद प्लेन पहले अमृतसर में लैंड हुआ, वहां रिफ्यूलिंग हुई, फिर लाहौर ले जाया गया, उसके बाद दुबई और आखिर में कंधार लाया गया। प्लेन हाईजैक करने वाले कश्मीरी आतंकी थे। उन्होंने कंधार में प्लेन और यात्रियों को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। आपको वो पुरानी तस्वीरें याद होंगी जिनमें प्लेन के पास गाड़ियों पर रॉकेट लॉन्चर नजर आते हैं। ये गाड़ियां तालिबान की थी। इस प्लेन हाईजैक पर भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा था कि विमान तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, जिसके साथ ना तो हमारा कोई आधिकारिक संवाद है और ना ही हमने उन्हें मान्यता दी है। प्लेन कंधार में था। कंधार अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान में उस वक्त ऐसी सरकार थी जिसे भारत की सरकार मानती ही नहीं थी। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के ज्यादातर देश उस सरकार को नहीं मानते थे। दर्शक जानते ही हैं कि तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की हत्या कर चौराहे पर शव लटका दिया था और उसके बाद अफगानिस्तान में इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी कानून के हिसाब से हुकूमत शुरू कर दी थी। 1999 में प्लेन हाईजैक के वक्त भारत सरकार को यह कमी जरूर महसूस हुई होगी कि अगर अफगानिस्तान में कोई मित्र सरकार होती तो प्लेन हाईजैक से डील करने में इतनी मुश्किल नहीं होती। कंधार में प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकियों को तालिबान से संरक्षण मिल रहा था। तालिबान मीडिएटर कम आतंकियों का हिमायती ज्यादा था। और बात सिर्फ एक प्लेन हाईजैक की ही नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का मतलब था पाकिस्तान की प्रॉक्सी सरकार। भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान से उखड़ गया था। 80 और 90 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के दखल के खिलाफ पाकिस्तान की ISI ने अमेरिकी फंड और हथियारों की मदद से मुजाहिद तैयार किए थे। जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से पीछे हट गया तो पाकिस्तान ने मुजाहिदों को कश्मीर की तरफ झोंकना शुरू कर दिया। सोवियत संघ से लड़ने के लिए मुजाहिदों को दी ट्रेनिंग का इस्तेमाल पाकिस्तान कश्मीर में करने लगा था। भारत के लिए कश्मीर में बढ़ते उग्रवाद से लड़ना मुश्किल हो रहा था और उधर अफगानिस्तान में मुजाहिद की तालिबान के रूप में हथियारों के दम पर सत्ता में काबिज हो रहे थे। 1996 में राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान आधिकारिक तौर पर 5 साल तक हुकूमत में रहा, लेकिन भारत ने तालिबान को कभी मान्यता नहीं दी। सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE जैसे देशों ने तालिबान सरकार को माना। भारत ने हमेशा ये माना कि तालिबान की चाबी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास है, इसलिए किसी तरह का फॉर्मल एंगेजमेंट उस वक्त नहीं हुआ। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने सितंबर 1996 में अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया था। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को सत्ता से हटाया तो भारत ने फिर अफगानिस्तान का रुख किया। अमेरिकी दखल के 6 हफ्ते बाद भारत ने नवंबर 2001 में अपने राजनयिकों को फिर से अफगानिस्तान भेजा।
यानी अफगानिस्तान में भारत के लिए जो कांटे पाकिस्तान ने बोए थे वो 2001 में अमेरिका ने हटा दिए। 2001 से लेकर 2021 तक तालिबान भले ही अपने इलाकों में मजबूत रहा हो, लेकिन सत्ता से दूर रहा, और इस दौरान अफगानिस्तान में चाहे हामिद करजई राष्ट्रपति रहे हो या अशरफ गनी, हर सरकार के भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे ही रहे। अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए भारत ने अरबों रुपए खर्च किए। अफगानिस्तान में नया संसद भवन बनवाया। स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, बांध, हर तरह की मदद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को दी गई है। अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारत का सबसे बड़ा रोल रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय वहां बैंकिंग, अस्पताल, सुरक्षा और IT सेक्टर की कंपनियों में काम करते हैं। 2002 के बाद से अब भारत ने अफगानिस्तान को $3 अरब की मदद दी है। इतना भारत ने दुनिया के किसी और मुल्क के लिए नहीं किया। रुपए में ये रकम होती है 22,248 करोड़ से भी ज्यादा। और अब इस पूरे निवेश पर संकट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तालिबान के सत्ता में लौटने की आहट महसूस हो रही है। तालिबान ने अमेरिका के साथ करीब 2 दशक लंबा युद्ध लड़ा। ये अमेरिका के आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा युद्ध है। इस युद्ध से अमेरिका तालिबान को काबुल से दूर रख पाने में तो कामयाब रहा, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। पिछले 1 दशक में तालिबान के कब्जे वाले इलाकों का दायरा बढ़ा है। अभी अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर तालिबान का कब्जा है। अमेरिका की अफगानिस्तान पॉलिसी पर सवाल उठने लगे थे और उसे एक सम्मानजनक एग्जिट चाहिए था। इसलिए 29 फरवरी 2020 को अमेरिका ने तालिबान के साथ एक करार साइन किया। करार इस बात का था कि तालिबान अफगानिस्तान को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका की लगभग आधी सेना अभी घर लौट चुकी है। इस साल के आखिर तक पूरी अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से निकासी हो जाएगी। अब ये बात पूरी दुनिया को समझ आ रही है कि अमेरिका के निकलने के बाद तालिबान को सत्ता हथियाने से रोकना नामुमकिन है। अफगानिस्तान की सरकार ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएगी। इसलिए अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान में बातचीत के दौर शुरू हुए। इसे इंट्रा अफगान टॉक्स कहते हैं। इस तरह की बातचीत कतर की राजधानी दोहा में चल रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की हिस्सेदारी वाला पीस प्रोसेस शुरू करने के लिए पिछले 3 साल से बैठकें चल रही हैं। अमेरिका के अलावा रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। नवंबर 2018 में रूस में हुई ऐसी पहली बैठक में भारत ने आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं लिया था। 2 रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भारत की तरफ से मीटिंग में शामिल हुए थे। इसके बाद कतर में इंट्रा अफगान टॉक्स के उद्घाटन में वर्चुअली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। अब इस मामले में भारत की आधिकारिक पोजीशन क्या है, ये भी समझिए। भारत का स्टैंड मंगलवार को UN सिक्योरिटी काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत को तेज करने के हर प्रयास का भारत समर्थन करता है। इस प्रक्रिया के कामयाब होने के लिए जरूरी है कि जो भी पक्ष इसमें शामिल हैं वो अच्छी नीयत के साथ बातचीत आगे बढ़ाएं और एक राजनीतिक हल की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें। एस जयशंकर ने कहा, इंट्रा अफगान डायलॉग से अफगानिस्तान में हिंसा कम नहीं हुई है। अफगानिस्तान में कोई भी राजनीतिक समाधान ऐसा होना चाहिए जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखे। यानी भारत अफगानिस्तान में शांति के लिए सभी पक्षों के बीच बातचीत से समाधान की बात तो करता है, लेकिन तालिबान से कोई सीधी बात आधिकारिक तौर पर नहीं की, जैसा अमेरिका ने किया। विद्वानों ने अखबारों में कई लेख लिखकर कहा कि भारत को तालिबान से अब रिश्ते सुधारने चाहिए। और इस पूरे विमर्श के बीच खबर आई कि भारत तालिबान से बैकडोर वाली बातचीत कर रहा है। कतर के विशेष प्रतिनिधि मुतलक बिन माजेद अल कहतानी ने भारत और तालिबान की बातचीत होने का जिक्र किया। अरब सेंटर वाशिंगटन DC की एक वर्चुअल चर्चा के दौरान कतर के अल कहतानी ने भारत के संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि भारत के अधिकारियों ने तालिबान से मिलने के लिए चुपचाप दौरा किया है। हालांकि भारत ने तालिबान से मिलने की बात नहीं कबूली है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत और कीनिया के दौरे के बीच रास्ते में दोहा में रुके थे। 9 जून को एस जयशंकर दोहा में कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले। इनका मतलब यही निकाला गया कि अफगानिस्तान को लेकर भारत अपनी जमीन मजबूत करने में लगा है। तो तालिबान को लेकर भारत की चिंताएं क्या हैं? 2 तरह की बड़ी चिंताएं। पहली तो ये कि इसकी क्या गारंटी है कि तालिबान के सत्ता में आने पर अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ आतंकवाद में इस्तेमाल नहीं होगी, जैसे तालिबान की पहली सरकार में हुई। दूसरा, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत लौटने का मतलब है कि ISI का दखल बढ़ेगा। ISI हक्कानी नेटवर्क जैसी तंजीमों से पहले भी भारत के एसेट्स को निशाना बनाती रही है। आगे इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अफगानिस्तान में जिस तरह से भारत अभी तक काम कर रहा था वैसे नहीं कर पाएगा। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा भारत? क्या तालिबान का रुख रहेगा? इस पर एक्सपर्ट्स की राय सुनिए। देखिए, इंडिया के जो हित हैं वो
फंडामेंटली इस बात से जुड़े हैं कि जो अफगानिस्तान है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में खड़ा रह पाए, एक इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट रहे और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट रहे। तो उसमें और जो पाकिस्तान है उसकी पुरजोर ये कोशिश है कि तालिबान के द्वारा वो कंट्रोल करे अफगानिस्तान को। तो एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन तो वहाँ है साउथ एशिया में, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग एक्सट्रीम्स में खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हम वहां पर बदलाव देख रहे हैं, जैसा कि जो जमीनी हकीकत है वो बदल रही है, तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है, तालिबान का जो रोल है वो बढ़ रहा है, तो उसमें भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वो तालिबान के साथ भी अपने रिश्तों को आंकने की कोशिश करे। और मुझे लगता है वही हो रहा है। बैक चैनल नेगोशिएशंस चल रहे थे काफी समय से, और अभी कतर में ये पुष्टि की गई कि बैक चैनल डिस्कशंस इंडियन ऑफिशियल्स और तालिबान के बीच में चल रहे हैं। क्योंकि अगर भारत के किसी पड़ोसी देश में सरकार बदलती है तो भारत को उसके साथ एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया भर उसको दुनिया भर के देश उसके साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो भारत का जो विकास का अपना रिलेशनशिप रहा है अफगानिस्तान के साथ, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप रही है अफगानिस्तान के साथ, वो कैसे मैनेज होगी इस कॉन्टेक्स्ट में, ये थोड़ा सा दिलचस्प बन जाता है। क्योंकि भारत, जैसा आपने भी कहा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है अफगानिस्तान का, सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट भारत ने किया किसी और देश ने नहीं किया। अब भारत उसको कैसे बचा पाएगा? भारत उसको अगर भारत इस प्रोसेस से अलग थलग खड़ा रहा, भारत अगर तालिबान से जो जैसा पहले भारत कहता था कि कोई लेना देना नहीं होगा तालिबान के साथ, अगर वैसी स्थिति भारत की रहेगी तो भारत को नुकसान ही होगा। इसीलिए हमने एंगेजमेंट प्रोसेस की शुरुआत देखी है। लेकिन मुझे लगता है ये एंगेजमेंट प्रोसेस एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जहां पर भारत को ये पता है कि तालिबान का आना अपने आप में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब उसको किस तरह से नेविगेट करके हम अलग एक दायरे में रख सकते हैं, ये देखने वाली बात है। ये भी जरूरी है समझना कि आज का भारत, आज का अफगानिस्तान 1990 के दशक का भारत और अफगानिस्तान नहीं है। आज भारत के पास बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिटीज अवेलेबल हैं। भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर खड़ा है। भारत के जो पार्टनर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो भी जिनके बीच में और भारत के बीच में एक सामंजस्य है अफगानिस्तान को लेकर, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भारत के पास काफी ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिटीज आज मौजूद हैं जो 1990 में नहीं थी। तो 1990 दोहराया जाएगा ये कहना, 1990 का दशक दोहराया जाएगा अगर तालिबान पावर में आते हैं, ये कहना भी थोड़ा सा ज्यादती होगी। लेकिन ये जरूर है कि भारत के हितों को हानि होगी अगर एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट नहीं किया जाता जो बैलेंस्ड हो, जिसमें तालिबान के साथ साथ और ग्रुप्स जो हैं वो भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में हो। और इसी की पुष्टि, इसी की अगुवाई कर रहा है भारत पीस प्रोसेस में। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही जो अपनी अफगानिस्तान पॉलिसी बनाई थी उसमें भारत को एक फॉर्मल रोल दिया पीस प्रोसेस में, ये जानते हुए कि भारत का जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है अफगानिस्तान के साथ वो बहुत जरूरी होगा उस समय जब पश्चिमी देश विड्रॉ करेंगे और तालिबान जैसी शक्तियों का वहां पर राज आएगा, तालिबान की पावर बढ़ेगी। लेकिन भारत को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में कि वो किस हद तक जाना चाहता है अफगानिस्तान में, कितना और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अफगानिस्तान में, अगर उसके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है वो हिंदुस्तान के पास है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदुस्तान के पास कोई पॉलिसी ऑप्शन नहीं है, मेरा ये मानना नहीं है। हिंदुस्तान की जो क्षमता है इस समय वो हिंदुस्तान को काफी ऐसे कैरेट एंड स्टिक्स पॉलिसीज देता है जो पहले हिंदुस्तान नहीं यूज कर सकता था अफगानिस्तान में, आज कर सकता है। तालिबान को लेकर के आउटरीच इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सामने एक मॉरल पॉलिटिकल सवाल खड़ा करता है, नैतिक सवाल भी है और राजनीतिक सवाल भी है। कैसे? तालिबान आप अगर उसके राजनीतिक स्वरूप को देखें तो वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो वायलेंस का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के राजतंत्र को बदलना चाह रहा है, वो वहां की रेजीम चेंज करना चाह रहा है। एंड टू दैट एक्सटेंट, और जहां तक इस एक गोल का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी states are well within their rights to engage with
एन एक्टर लाइक दैट, एक गृह युद्ध की सिचुएशन में अगर कोई मिलिटेंट एक्टर ऑपरेट कर रहा होता है तो कोई भी उससे अगर एंगेज करता है एक एक्सटर्नल एक्टर तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। पर तालिबान सिर्फ एक वायलेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं है, वो इससे कुछ ज्यादा है। तालिबान में कई गुट हैं और इनमें से कुछ गुट ऐसे हैं जिनका लिंक्स इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। हक्कानी नेटवर्क की एक बात होती है। अब हक्कानी नेटवर्क का ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान में है, उनके लिंकेजेस पाकिस्तान तालिबान के साथ हैं, और पाकिस्तान में ऑपरेट करते हुए जो सुन्नी मेजॉरिटेरियन ग्रुप्स हैं जिनका एंटी शिया ओरिएंटेशन रहा है, उनके साथ उनके नेटवर्क्स रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरा नेटवर्क एक लार्जर इकोसिस्टम, एक बड़े इकोसिस्टम में काम करता है जहां पे गल्फ से पैसे आते हैं और रिक्रूट्स कई देशों से, मुस्लिम देशों से आते हैं। तो तालिबान एक तरफ तो एक सिविल वॉर में वायलेंस का इस्तेमाल करके तख्ता पलट करने वाला मूवमेंट है, पर साथ ही साथ उसमें ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं या फिर उसके लिए एक बेस तैयार करते हैं। तो क्या जब आप तालिबान के कुछ सेक्शन से आउटरीच कर रहे हैं, चैनल एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि देयर इज अ गुड तालिबान एंड बैड तालिबान? दिस इज अ क्वेश्चन दैट बिफोर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तालिबान ने जब से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये अनाउंसमेंट हुआ है कि साहब पूरी की पूरी फौज सितंबर के पहले वहां से बाहर निकल जाएगी, तब से तालिबान ने अपना ऑफेंसिव, मिलिट्री ऑफेंसिव और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और एक उसका एलिमेंट जो है वो है सिविलियंस की हत्या, सिविलियंस की डेथ बहुत बड़े पैमाने पर पिछले 3-4 महीनों में हुई है। तो एक ऐसा वायलेंट एक्टर जो सिविलियंस के साथ इस तरह का निर्मम व्यवहार कर रहा है रेजीम चेंज के नाम पर, क्या आप उससे एंगेज करना चाहते हैं? ये जो सवाल है, तालिबान एज एन एक्टर दैट इज पार्टली linked to terror groups and Taliban as an actor जो सिविलियंस को, जिसका वायलेंस सिविलियंस को बहुत बड़े स्तर पर मार रहा है, क्या उसके साथ आप एंगेज करना चाहते हैं? और चाहते हैं तो आपकी पोजीशन, आपकी मॉरल पोजीशन और पॉलिटिकल पोजीशन आज की तारीख में क्या है, इसको समझने की जरूरत है। क्या आप ये कह रहे हैं कि देयर इज गुड तालिबान और बैड तालिबान, या फिर आप ये कह रहे हैं कि डजंट रियली मैटर कि तालिबान गुड है या बैड है, तालिबान है इसलिए उससे डील करने की जरूरत हमें है? तो साहब ये हो गया आपका दूसरा बड़ा मुद्दा। यहाँ पर जो तीसरा बड़ा मुद्दा है इस आउटरीच में, वो भारत के हितों को लेकर के है। ऐसे कौन से हित हैं भारत के जिनको अफगानिस्तान में साधने के लिए, रीजनल लेवल पर जिनको साधने के लिए आपको तालिबान के साथ एक आउटरीच करने की जरूरत पड़ रही है? मेरे ख्याल से 3 ऐसे हित हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला तो हित है अपने आप को एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर और प्लेयर अफगानिस्तान के नए रेजीम में इस्टेब्लिश करने की। अफगानिस्तान में रेजीम का परिवर्तन होगा, किस हद तक का होगा, कैसा होगा, इस पे बात हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान में रेजीम का परिवर्तन होगा। तो जो नई रेजीम तैयार होगी उसके कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में इंडिया ने अपने आप को इस्टेब्लिश करना है कि साहब हम यहाँ पे एक बड़े प्लेयर हैं, डेवलपमेंट प्लेयर हैं, जियोपॉलिटिकल प्लेयर हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंगेजमेंट का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंगेजमेंट होनी चाहिए। जो दूसरा सवाल है, जो दूसरा बड़ा हित है भारत का, वो भारत की अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को बचाने और उनकी सुरक्षा और हो सके तो उनको बढ़ाने को लेकर के है। मैंने पहले जिक्र किया था कि $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में किया है। ये इन्वेस्टमेंट सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिलेटेड या फिर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट नहीं रही है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान की सोसाइटल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, यानी सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण को लेकर के किया गया है। हमने अस्पताल बनाए हैं, हमने स्कूल सपोर्ट किया है, हमने सड़कें बनाई हैं, डैम्स बनाई हैं, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दी है। तो ये जो आपका अच्छा काम है,
और ये अप्रत्याशित है। मतलब ये मिसाल है भारत के मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के कमिटमेंट की कि ये जो काम है इसको बचाने के लिए आपको तालिबान से अगर एक राब्ता कायम करना पड़ रहा है या फिर एक चैनल ओपन करना पड़ रहा है तो ये ज़रूरी है और बहुत ही डिज़ायरेबल है और वेलकम भी है। पूरी दुनिया की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि तालिबान अब पहले जैसा तालिबान नहीं रहेगा, ज्यादा लोकतांत्रिक और कम हिंसक होगा। दुनिया की बाकी शासन व्यवस्थाओं से तालिबान भी सीखेगा। अब देखना है कि तालिबान 2.0 अफगानिस्तान के लोगों और दुनिया के लिए कैसा साबित होता है। ये था हमारा आज का शो। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।